हेलो। हाय गाइस। शुरू हो गया वेल्डिंग धमाका। इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे को ये बीच में ना बोलना पड़े, फिर जो है अपना रेगुलर अपना क्लास चले, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 111 है। कह रहा है वेल्डिंग करते समय पिघले हुए बेस मेटल तथा फिलर मेटल के आपस में न मिलने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। वेल्डिंग करते समय फिलर मेटल और बेस मेटल तथा फिलर मेटल के आपस में न मिलने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो लैक ऑफ फ्यूजन। क्या उत्पन्न होता है? लैक ऑफ फ्यूजन। आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर वेल्डिंग करते समय पिघले हुए बेस मेटल तथा फिलर मेटल के आपस में न मिलने के कारण लैक ऑफ फ्यूजन दोष उत्पन्न होता है। इस दोष के मुख्य कारण है वेल्डिंग करंट उचित न होना, बेस मेटल और पर स्लैग या ऑक्साइड की परत आ जाना, उचित लंबाई के आर्क का प्रयोग नहीं करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। जब वेल्ड मेटल जोड़ की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। कह रहा है जब वेल्ड मेटल जोड़ की जड़ तक नहीं पहुंच पाता तो यह कौन सा दोष है। तो कौन सा? इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, यानी कि पेनिट्रेशन की कमी। क्या बोलते हैं इसको? पेनिट्रेशन की कमी, यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन घुमा के, आंसर घुमा के दिया है इनकम्प्लीटर पेनिट्रेशन। इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख के दिया है। कहाँ पे आया हुआ? आरआरबी जम्मू कश्मीर एएलपी 2010 का क्वेश्चन है। कह रहा है इनकम्प्लीट अपूर्ण पेनिट्रेशन दोष को में वेल्ड मेटल जोड़ की जड़ तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण वेल्डिंग का जोड़ जो है क्या होता है? कमजोर हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार भाई ये हमारा, यहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ तक वेल्डिंग हो जाती है और ये वाला हिस्सा रह जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण पेनिट्रेशन। यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिससे क्या है? कमजोर हो जाता है। फिलर फिलर मेटल जब अधिक मात्रा में पिघलकर बेस मेटल की सतह पर बिना उससे फ्यूज हुए जम जाती है, यह कौन सा दोष है। कह रहा है फिलर मेटल तो जब अधिक मात्रा में पिघलकर बेस मेटल की सतह पर बिना उससे फ्यूज हुए जम जाती है, तो यह कौन सा दोष है? ओवरलैप। फिलर मेटल जब अधिक मात्रा में पिघलकर बेस मेटल की सतह पर बिना उससे फ्यूज हुए जम जाती है, तो यह ओवरलैप के या ओवरलैप दोष है। इस दोष में वेल्ड साइज तो अधिक दिखता है, परंतु उसकी शक्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। जब वेल्डिंग बीड तेजी से ठंडी होती है तो जोड़ में कौन सा दोष है। जब वेल्डिंग बीड थोड़ी सी बीड तेजी से ठंडी हो जाती है तो ये जोड़ में कौन सा दोष होता है। तो ना कठोर तथा भंगुर जोड़। कठोर तथा भंगुर जोड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जब वेल्डिंग बीड तेजी से ठंडी होती है तो जोड़ कठोर तथा भंगुर हो जाता है। इसके अन्य कारण भी हैं। वेल्डिंग रोड में हाइड्रोजन तथा कार्बन की प्रतिशतता अधिक होना, जॉब के प्रीहीटिंग ना करने के कारण, इलेक्ट्रोड में अलॉय एलिमेंट बेस मेटल के अनुरूप न होने के कारण, आर्क वेल्डिंग में
विकृतिपन को संकुचन से दूसरे संकुचन में नियंत्रित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उचित वेल्डिंग प्रक्रम में कह रहा है आर्क वेल्डिंग में विकृतिपन और संकुचन से दूसरे संकुचन में नियंत्रण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उचित वेल्डिंग प्रक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आर्क वेल्डिंग में विकृतिपन अवयव को एक संकुचन से दूसरे संकुचन में नियंत्रण करने के लिए उचित वेल्डिंग प्रक्रम विधि का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के कौन से दोष हैं? वेल्डिंग के कौन से दोष हैं? बाहरी दोष और आंतरिक दोष, दो दोष होते हैं, बाहरी और आंतरिक दोष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दोनों। कह रहा वेल्डिंग में दो दोष होते हैं। बाहरी दोष, बाहरी दरारें, ऊंची नीची बीड, स्पैटर्स, कैटर्स, अंडरकट, ये क्या है? बाहरी दोष है। आंतरिक, मेटल कम पिघलना, ओवरलैप, वेल्ड, मेटल में स्लैग, आंतरिक रंध्रता और आंतरिक दरारें, अपूर्ण पेनिट्रेशन, ये क्या है? आंतरिक दोष है। तांबे की चादर को आर्क से वेल्डिंग करने से पूर्व उसमें उसमें उच्च डैश के कारण पूर्व तापमान की आवश्यकता होती है। ताप संचालन। ऑप्शन नंबर एक किसके? ताप संचालन के कारण पूर्व तापमान की आवश्यकता होती है। कह रहा तांबे की चादर को आर्क से वेल्डिंग करने से पूर्व उसमें उच्च ताप संचालन के कारण पूर्व तापमान की आवश्यकता होती है। पूर्व तापमान से वेल्डिंग की गुणवत्ता अच्छी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आरआरबी सिलीगुड़ी एएलपी 2014 में पूछे हुए क्वेश्चन है। गाइस सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। एमसीक्यू लगाने बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर के। विजुअल इंस्पेक्शन में निम्न लाभ है। विजुअल इंस्पेक्शन में निम्न लाभ है कैसे? सरल, द्रुत तथा अल्पव्ययी। सरल, द्रुत तथा अल्पव्ययी। विजुअल इंस्पेक्शन में निम्न लाभ हो सकते हैं। यह अत्यंत सरल होता है, यह बहुत ही द्रुत से किया जाता है, मतलब तेजी से किया जाता है। यह इंस्पेक्शन बहुत कम खर्चीला होता है, यानी कि अल्पव्ययी यानी बहुत कम खर्चीला होता है। इस इंस्पेक्शन में समय की बचत होती है। क्या होता है? समय की भी बचत होती है। क्या निम्न में से कौन सा दोष उच्च धारा के कारण होता है? उच्च धारा के कारण होता है। ब्लो छिद्र, यानी कि मेटल के अंदर क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं अगर करंट ज़्यादा होता है। आरआरबी जम्मू कश्मीर एएलपी 2010 में पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सा दोष उच्च धारा के कारण होता है? यानी कि ब्लो छिद्र। वेल्डिंग में उच्च धारा के कारण ब्लो छिद्र दोष उत्पन्न होता है और सही फिलर रोड और अच्छा फ्लक्स का प्रयोग ना होना भी ब्लो होल का कारण है। कह रहा रूट में बाल बराबर गैप रह जाना का मुख्य कारण क्या है? अधिक व्यास के इलेक्ट्रोड। रूट में बाल बराबर गैप रह जाने का मुख्य कारण क्या है? अधिक व्यास के इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अधिक व्यास के इलेक्ट्रोड प्रयोग करने से रूट में बाल बराबर गैप रह जाने का मुख्य कारण होता है। और भी अन्य दोष उत्पन्न होते हैं, ओवरलैप या ओवरऑल दोष, अपूर्ण पेनिट्रेशन। ये क्वेश्चन भी आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2008 में आया हुआ है। आर्क की लंबाई किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रोड के प्रकार पर, इलेक्ट्रोड की कोटिंग पर और इलेक्ट्रोड के व्यास पर। उपरोक्त सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है नीचे दिए गए सर्किट पोलरिटी पहचानिए। कह रहा नीचे दिए गए सर्किट पोलरिटी पहचानिए। तो ये कैसी पोलरिटी है? सीधी पोलरिटी है। कैसी है? सीधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आरआरबी अहमदाबाद एएलपी 2004 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा उपरोक्त चित्र में सीधी पोलरिटी को प्रदर्शित करता है। सीधी पोलरिटी के अंतर्गत भारी जॉब पर वेल्डिंग करने के लिए यह ध्रुवता प्रयुक्त होती है। पतले जॉब की वेल्डिंग करने के लिए किस पोलरिटी का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? विपरीत पोलरिटी का। पतले जॉब की वेल्डिंग करने के लिए किस पोलरिटी का प्रयोग करते हैं? विपरीत पोलरिटी। पतले जॉब की वेल्डिंग करने के लिए विपरीत पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है। विपरीत पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को धनात्मक और कार्यखंड को ऋणात्मक रखा जाता है। एएलपी सीवीडी 2 पार्ट बी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर वेल्डिंग में अपक्षयी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो उसमें
पोलरिटी होगी। अगर वेल्डिंग में अपक्षयी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो उसमें पोलरिटी होगी, कैसी होगी? सरल पोलरिटी होगी। अगर वेल्डिंग में अपक्षयी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो उसमें सरल पोलरिटी होगी। सरल पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक और कार्यखंड को धनात्मक रखा जाता है। मोटे जॉब की वेल्डिंग के लिए किस पोलरिटी का प्रयोग करते हैं? मोटे जॉब की वेल्डिंग के लिए किसका? सरल पोलरिटी का। मोटे जॉब की वेल्डिंग के लिए किस पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है? सरल पोलरिटी का। इसरो टेक्नीशियन बी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है मोटे जॉब की वेल्डिंग के लिए सरल पोलरिटी का प्रयोग करते हैं। सरल पोलरिटी का कार्यखंड का धनात्मक और इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक रखा जाता है। इसमें कुल ताप का 66% कार्यखंड और शेष 34% इलेक्ट्रोड को उत्पन्न होता है। इसलिए मोटे जॉब और पर वेल्डिंग के लिए सरल पोलरिटी प्रयोग होता है। कह रहा है पोलरिटी का सिद्धांत किस धारा शक्ति स्रोत पर प्रयोग होता है? डीसी शक्ति स्रोत पर। किस पे? डीसी। पोलरिटी का सिद्धांत किस धारा शक्ति स्रोत पर प्रयोग होता है? किस पे? डीसी शक्ति स्रोत। आरआरबी बेंगलुरु एएलपी 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोलरिटी का सिद्धांत डीसी शक्ति स्रोत पे प्रयोग होता है, जबकि पोलरिटी एसी वेल्डिंग सेटों में पोलरिटी लगातार बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डीसी सेटों में जॉब की रचना के अनुरूप पोलरिटी का चुनाव करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कह रहा ऊर्ध्वाधर तल पर वेल्ड बीड के मध्य से गुजरने वाले तल के बीच का कोण को कहते हैं? ऊर्ध्वाधर तल के वेल्ड बीड के मध्य से गुजरने वाले तल के बीच को कोण का घुमाव कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? घुमाव कोण। यूपीएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा आर्क की लंबाई का प्रकार क्या है? लघु आर्क, दीर्घ आर्क और उचित आर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा यदि आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास से छोटी होती है तो इस प्रकार का आर्क को कहते हैं लघु आर्क। मतलब आर्क की जो लंबाई है वो इलेक्ट्रोड के व्यास से छोटी होती है तो इसे क्या बोलते हैं? लघु आर्क। यदि आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास से छोटी होती है तो इसे लघु आर्क कहते हैं। इसमें धारा की मात्रा अधिक और वोल्टेज कम होती है। लघु आर्क का गुण क्या है? लघु आर्क का गुण क्या है? पेनिट्रेशन अच्छा होता है, स्पैटरिंग बहुत कम होता है और छिद्रता बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आर्क लघु आर्क का गुण क्या है? पेनिट्रेशन अच्छा होता है, बिल्कुल, स्पैटरिंग बहुत कम होता है और छिद्रता बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आरआरबी कोलकाता एएलपी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेनिट्रेशन अच्छा होता है, स्पैटरिंग बहुत कम होती है, छिद्रता बहुत कम होती है, अलॉय तत्व आसानी से मिलाए जा सकते हैं, जोड़ अधिक अन्य होते हैं और सामर्थ्य अधिक होता है, यानी मजबूत होते हैं। यदि आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास से अधिक होती है तो इसे प्रकार के आर्क को क्या कहा जाता है? दीर्घ आर्क। मतलब आर्क की जो लंबाई है वो इलेक्ट्रोड के व्यास से कम होती है तो लघु और अधिक होती है तो दीर्घ। डीआरडीओ टेक्नीशियन बी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यदि आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास से अधिक होती है तो दीर्घ आर्क कहलाता है। इसे धारा कम और वोल्टेज अधिक होती है। इसमें धारा कम होती है और वोल्टेज अधिक होती है। आर्क विलोम में केवल दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें स्थायी ध्रुवता होती है। आर्क विलोम में केवल दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें स्थायी ध्रुवता होती है। आरआरबी पटना 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा आर्क वेल्डिंग में जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोड आर्क किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वोल्टेज से, धारा के प्रवाह से, संपर्क प्रतिरोध से। कह रहा आर्क वेल्डिंग में जब जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रिक आर्क किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वोल्टेज से, धारा के प्रवाह से, स्पार्क प्रतिरोध से, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा डैश से कम वोल्टेज के साथ आर्क को बनाया नहीं जा सकता, यानी कि 14 वोल्ट से, 14 वोल्ट से कम वोल्टेज के साथ आर्क को बनाया नहीं जा सकता। आरवी गोरखपुर एएलपी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2006 में। 14 वोल्ट से कम वोल्टेज के साथ आर्क को बनाया नहीं जा सकता। विद्युत आर्क अधिक धारा और कम वोल्टेज पर उत्पन्न होती है। यह सामान्य 10 से 2000 एम्पीयर की धारा और सामान्य 15 से 25 वोल्टेज विभवांतर के माध्यम बन जाता है। जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है? बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आरआरबी बेंगलुरु एएलपी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है तो ऑपरेटिंग बढ़ जाता है, जबकि करंट कम हो जाता है, जबकि वेल्डिंग की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जैसे पेनिट्रेशन
न्यूनतम होता है तो अधिक छिद्रता प्राप्त होती है। आर्क स्थिर रखने के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अधिक। आर्क स्थिर रखने के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। खाली वेल्डिंग मशीन द्वारा प्राप्त वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। खाली वेल्डिंग मशीन द्वारा प्राप्त वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। आर्क स्थिर रखने के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज अधिक होना चाहिए, परंतु इस वोल्टेज को सुरक्षा कारणों से बहुत अधिक नहीं रखा जा सकता। ट्रांसफार्मर सेटों में यह 80 वोल्ट और जनरेटर सेटों में ये 100 वोल्ट होती है। आर्क वेल्डिंग में बने आर्क का तापमान होता है। आर्क वेल्डिंग में आर्क बने वेल्डिंग का तापमान कितना होता है? 3600 डिग्री सेल्सियस। आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2004 में पूछा हुआ है। आर्क वेल्डिंग में आर्क बने आर्क तापमान कितना होता है? 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। बिजली के इलेक्ट्रोड के मध्य वायु में उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रॉन को विसर्जन वेल्डिंग आर्क कहलाता है। वेल्डिंग गेज का प्रयोग डैश चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग गेज का जो प्रयोग किसका? वेल्डिंग जॉइंट को। वेल्डिंग गेज का जो प्रयोग वेल्डिंग जॉइंट को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीआरडीओ टेक्नीशियन बी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है वेल्ड धातु तथा बेस धातु के जॉइंट को कहते हैं। वेल्ड धातु तथा बेस धातु के जॉइंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉन्ड। कह रहा है वेल्ड धातु तथा बेस धातु के जॉइंटों को कहते हैं बॉन्ड कहते हैं। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2009 में पूछा हुआ है। वेल्ड धातु तथा बेस धातु के जॉइंट को बॉन्ड कहते हैं। बीड फिलर मेटल की जमाई गई परत के बीड कहते हैं। और बीडिंग आर्क वेल्डिंग में किस कार्यखंड पर आर्क बनाकर एक धातु की परत बिछाना बीडिंग कहलाता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा है आर्क वेल्डिंग के आर्क की लंबाई होती है 3 mm। आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई कितनी होती है? 3 mm। आरआरबी बेंगलुरु एएलपी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन। आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई 3 mm होती है। आर्क विद्युत इलेक्ट्रोड कैथोड व एनोड के मध्य हवा में उत्पन्न किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन का विसर्जन है। वोल्ट बीड पर सेमी सर्कुलर डिपॉजिट को कहते हैं। कह रहा है वेल्ड बीड में सेमी सर्कुलर डिपॉजिट को कहते हैं, क्या कहते हैं? रैनफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? रैनफोर्समेंट। कह रहा है वेल्ड बीड में सेमी सर्कुलर डिपॉजिट को रैनफोर्समेंट कहते हैं। वेल्ड को मजबूत बनाने के लिए वेल्ड के ऊपर भरी गई अतिरिक्त धातु रैनफोर्समेंट ऑफ वेल्ड कहलाती है। मतलब एक बार दोबारा पढ़ लो। वेल्ड बीड से सेंटीमीटर सर्कुलर डिपॉजिट को रैनफोर्समेंट कहते हैं। वेल्ड में मजबूत बनाने के लिए वेल्ड के ऊपर भरी गई अतिरिक्त धातु, मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त धातु भर देते हैं ना, अतिरिक्त धातु तो क्या वो कहलाती है? रैनफोर्समेंट ऑफ वेल्ड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्ड धातु की सरफेस से फ्यूजन की गहराई को कहते हैं। वेल्ड धातु सरफेस से फ्यूजन की गहराई को क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2003 में पूछा हुआ है। वेल्ड गेजों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। वेल्ड गेजों का प्रयोग फिलेट वेल्ड का साइज चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? फिलेट वेल्ड का साइज चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है वेल्ड गेज द्वारा वेल्ड मेटल की सतह की डैश सतह चेकिंग की जाती है। कौन सी? कनकेव व कॉन्वेक्स। वेल्ड गेज द्वारा वेल्ड मेटल की डैश सतह चेक की जाती है। कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स। वेल्ड गेज द्वारा वेल्ड मेटल की कॉनकेव कॉन्वेक्स सतह चेक की जाती है। इसके द्वारा बट तथा फिलेट आदि सभी प्रकार की वेल्डिंग को मापा जा सकता है। किसे शुरू करने के लिए स्टील वूली या आयरन पाउडर का प्रयोग किया जाता है? किसे शुरू करने के लिए स्टील वूल या आयरन पाउडर का प्रयोग किया जाता है? आर्क शुरू करने के लिए स्टील वूल या आयरन पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्या? आर्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहा है टिग वेल्डिंग इसका प्रयोग लौह धातुओं स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम तथा पतली शीट मेटल की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है।
वेल्ड बीड में गड्ढे न पड़े इसके लिए रन ऑन और रन ऑफ किस प्रकार किया जाता है? किसका कह रहा है? वेल्ड बीड में गड्ढे न पड़े इसके लिए रन ऑन और रन ऑफ किस का प्रयोग किया जाता है? प्लेटो का। किसका? प्लेटो का। ऑप्शन नंबर बी। आरआरबी कोलकाता एएलपी 2008। वेल्ड बीड में गड्ढे न पड़े इसके लिए रन ऑन और रन ऑफ प्लेटो का प्रयोग किया जाता है। आर्क बनाने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें उससे इलेक्ट्रोड और कार्यखंड दोनों की धातुएं पिघलती हैं और ये पिघली धातु एक दूसरे को मिक्स होकर एक परत बनाती हैं। ये परत ही वेल्डिंग बीड कहलाती है। पार्टों की घिसाई का कोई एक कारण डैश भी होता है। घर्षण। पार्टों की घिसाई का कोई एक कारण डैश भी होता है। क्या है? घर्षण। घर्षण के पार्टों की घिसाई होती है और घर्षण के कारण पार्टों की आयु कम हो जाती है। संपर्क सतह में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अनुचित सफाई के कारण निम्न ताप निवेशी इलेक्ट्रोड से किए गए वेल्ड पर होने वाला सामान्य दोष क्या है? अनुचित सफाई के कारण निम्न ताप पर निवेशी इलेक्ट्रोड से उचित किए गए वेल्ड पर होने वाला सामान्य दोष क्या है? पोरोसिटी। क्या है? पोरोसिटी। कह रहा है अनुचित सफाई के कारण निम्न ताप निवेशित इलेक्ट्रोड से किए हुए वेल्ड पर होने वाले सामान्य दोष क्या? पोरोसिटी। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2001 में। पोरोसिटी दोष अनुचित सफाई के कारण निम्न ताप निवेशी इलेक्ट्रोड से किए गए वेल्ड से होता है। इसके अन्य कारण भी हैं। जॉब पर गंधक यानी कि सल्फर की उपस्थिति होना, जोड़े जाने वाली सतहों का मध्य आर्द्रता होना और वेल्ड धातु के शीघ्रता से जमना। वेल्ड सतह का पता किस चिन्ह द्वारा मिलता है? वेल्ड सतह का पता किस चिन्ह द्वारा मिलता है? सप्लीमेटर द्वारा। किसके द्वारा? सप्लीमेटर द्वारा। वेल्ड सतह का पता सप्लीमेटर चिन्ह द्वारा मिलता है। सप्लीमेटर पूरक प्रतीक बुनियादी वेल्ड प्रतीकों के अलावा पूरक प्रतीकों का एक सेट एक वेल्डिंग प्रतीक में जोड़ा जा सकता है। जब एक फिनिश प्रतीक का प्रयोग किया जाता है तो यह फिनिश की हुई दिखाता है। एग्जाम्पल एक एक सी का प्रयोग चिपिंग द्वारा खत्म करने के लिए किया जाता है और एम का मतलब मशीनिंग। वेल्डिंग गेज का प्रयोग किया जाता है जब वेल्डिंग के पूर्व, वेल्डिंग के बाद, वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग के गेज का प्रयोग वेल्डिंग करने से पूर्व वेल्डिंग गेज का प्रयोग वेल्डिंग करने से वेल्डिंग के बाद वेल्डिंग गेज का कार्य किया जाता है। अच्छा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेल्डिंग के बाद वेल्डिंग गेज का कार्य किया जाता है। वेल्डिंग गेज से वेल्डिंग बीड की अवतलता और उत्तलता की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है निम्न में पोलरिटी नहीं होती। निम्न में पोलरिटी नहीं होती किसमें? ट्रांसफॉर्मर। निम्न में पोलरिटी नहीं होती किसमें? ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्या ट्रांसफार्मर पोलरिटी नहीं होती क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करने वाली युक्ति है और एसी वेल्डिंग सेटों में पोलरिटी लगातार बदलने से इसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्क वेल्डिंग में 3 से 5 तक आर्क लेंथ है तो उसे क्या कहते हैं? तो शॉर्ट आर्क कहते हैं। तो 3 से 5 तक आर्क लेंथ है तो क्या कहेंगे? शॉर्ट आर्क। कह रहा है स्पैटर अधिक गर्मी के कारण होते हैं जो इस तरह होते हैं। बीड के आसपास दाने। स्पैटर अधिक गर्मी के कारण होते हैं तो इस तरह होते हैं कि बीड के आसपास दाने हो जाते हैं। आरआरबी अजमेर एएलपी 2005 पूछा क्वेश्चन है। गैस गैसों की वजह से दोष आता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है पोरोसिटी।
गैसों की वजह से दोष आता है, उसका नाम होता है पोरोसिटी। LP CVT 2 पार्ट बी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेल्डिंग में गैसों की वजह से पोरोसिटी दोष आता है। इसके अन्य कारण भी हैं, जॉब या इलेक्ट्रोड में उच्च गंधक की उपस्थिति होना, जोड़े जाने वाली सतहों के मध्य आर्द्रता होना, जॉब का ऐंठना या मुड़ना दोष का नाम है। किस दोष का नाम है? डिस्टॉर्शन। जॉब का ऐंठना या मुड़ना दोष का क्या नाम है? डिस्टॉर्शन। जॉब का ऐंठना या मुड़ना डिस्टॉर्शन दोष होता है। वेल्डिंग प्रक्रम में धातु को उच्च तापमान पर गर्म करके ठंडा किया जाता है। यदि धातु को उचित दर से ठंडा न किया जाए तो धातु असमान खिंचाव या प्रतिबल के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। यह टेढ़ा मेढ़ा होना विरूपण कहलाता है। जो दो आंखों से दिखाई नहीं देते वो क्या कहलाते हैं? स्लैग इंक्लूजन, अपूर्ण पेनिट्रेशन, बिलो होल इंटरनल पोरोसिटी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आंखों से दिखाई न देने वाले वेल्डिंग दोष: स्लैग इंक्लूजन, अपूर्ण पेनिट्रेशन, बिलो होल इंटरनल पोरोसिटी, आंतरिक दरारें, कठोर और भंगुर जोड़। याद रखना गाइस, ये पूछा जाता बार बार। निम्न में से एक संबंध डिस्टॉर्शन से नहीं है। ऑक्सीजन, निम्न में से एक संबंध डिस्टॉर्शन से नहीं है। ऑक्सीजन। फिर दिए गए विकल्पों में से ऑक्सीजन का संबंध डिस्टॉर्शन से नहीं है। डिस्टॉर्शन वेल्डिंग प्रक्रम में धातु को उचित तापमान पर गर्म करके धातु को उचित दर से ठंडा न किया जाए तो धातु असमान खिंचाव या प्रतिबल के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। धातु या कार्यखंड में आए यह टेढ़ा मेढ़ापन ही विरूपण कहलाता है। आमतौर पर प्लेट के किनारे अधिक पिघलते हैं। किसके? रूट गैप अधिक होने से। आमतौर पर प्लेट के किनारे अधिक पिघलते हैं। किसे? रूट गैप अधिक होने से। रूट गैप अधिक होने से। वेल्डिंग में रूट गैप अधिक होने से आमतौर पर प्लेट के किनारे अधिक पिघलते हैं। रूट वेल्ड का वह भाग जहाँ से वेल्डिंग प्रारंभ की जाती है तथा जहाँ फिलर मेटल कम से कम मात्रा में होता है, रूट कहलाता है। चित्र में दर्शाए गए वेल्ड जोड़ में कौन सा दोष है? नाम लिखो। आकृति में दर्शाए गए दूसरे और तथा तीसरे यानी कि दूसरे तथा तीसरे बीड पास परस्पर बीड की उचित अतिव्यापन ओवरलैप से विपक्षित नहीं है। तो ये कौन सा है? बीड की अपर्याप्त मोटाई, यानी कि 2 और ये 3। तो क्या? बीड की अपर्याप्त मोटाई। इसकी बात कर रहा है, यहाँ से बराबर मोटाई है बीड की और यहाँ पे कम है, तो इसको बोलते हैं बीड की अपर्याप्त मोटाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आकृति में दर्शाए गए दूसरे तथा तीसरे बीड पास परस्पर बीड की उचित अतिव्यापन या विक्षेपित नहीं है। उपरोक्त दर्शाए गए वेल्ड जोड़ को बीड की अपर्याप्त मोटाई नामक दोष है। किसका प्रयोग वेल्ड मेटल के नीचे गिरने से रोकने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग वेल्ड मेटल को नीचे से गिरने से रोकने के लिए किया जाता है? लो बार, क्रोबार, स्क्रॉल बार या बेकिंग बार? तो किसका प्रयोग किया जाता है गाइस? बेकिंग स्ट्रिप का प्रयोग वेल्ड मेटल को नीचे गिरने से रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बेकिंग बार का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बेकिंग बार का प्रयोग वेल्ड मेटल को नीचे से गिरने से रोकने के लिए किया जाता है। आर्क वोल्टेज में आर्क बन जाने पर आर्क की मात्रा बन जाती है। क्या बन जाती है? आर्क वोल्टेज में आर्क बन जाने पर आर्क की जो मात्रा है वो 34 वोल्ट बन जाती है। कितनी? 34 वोल्ट। जब इलेक्ट्रोड द्वारा आर्क बनाई जाती है तो उससे ओपन सर्किट वोल्टेज घटकर केवल 18 वोल्ट से 34 वोल्ट तक रह जाती है। यह आर्क की लंबाई के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। यदि आर्क की लंबाई घटती है
तो आर्क की वोल्टेज भी घट जाती है, और आर्क की घट जाती है और करंट बढ़ जाता है। यदि आर्क की लंबाई बढ़ती है तो आर्क की वोल्टेज भी बढ़ते हैं और करंट कम हो जाता है। कह रहा है यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की लंबाई घट जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? तो क्या है? अनुदैर्ध्य विरूपण। अनुदैर्ध्य आरआरबी बेंगलुरु एएलपी 2012 में अनुदैर्ध्य विरूपण। अनुदैर्ध्य विरूपण में वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की लंबाई घट जाती है। डिस्टॉर्शन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: अनुप्रस्थ विरूपण, अनुदैर्ध्य विरूपण और कोणीय विरूपण। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और कोणीय। कह रहा है वेल्डिंग की गति जरूरत से ज़्यादा होने के कारण तथा आवश्यकता से कम नाप की नोजल प्रयोग करने के कारण किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है? कौन सा? अपूर्ण वेदन। वेल्डिंग की गति जरूरत से ज़्यादा होने के कारण तथा आवश्यकता से कम नाप की नोजल प्रयोग करने के कारण अपूर्ण वेदन दोष उत्पन्न होता है। कह रहा है निम्नलिखित चित्र में वेल्डिंग दोष का आकार बताइए। अनुदैर्ध्य संकुचन, अनुदैर्ध्य कोणीय वेग, अनुदैर्ध्य संकुचन, अनुदैर्ध्य कोणीय विरूपण। तो इसको क्या बोलेंगे? तलोच्छिन्न। ऑप्शन नंबर ए बी सी। धातु का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ये क्या है? धातु टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, तो ये तलोच्छिन्न भी नहीं है, ओवर हीटिंग भी नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है। तो कौन सा है? धातु का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आरआरबी अजमेर एएलपी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग दोष क्या है? ये बिलो रह रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? और ये सांद्रता बिलो होल हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्लो होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लो होल्स। इसी को पूछ क्या कह रहा है? ब्लो होल, यानी कि वेल्डिंग नहीं पहुंची है वहां तक, वो मेटल खाली रहेगी। कह रहा है उपरोक्त प्रदर्शित चित्र में ब्लो होल दोष है। वेल्डिंग प्रक्रिया में जब फिलर मेटल पिघलती है तो अपने अंदर गैस सोख लेती है, और जब यह धातु ठोस होती है तो यह गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है। गैस के बाहर निकलने से धातु के आंतरिक रचना में ब्लो होल हो जाते हैं। फिर दोष में धातु की प्लेटें ज़्यादा पिघलकर पतली हो जाती हैं, जिसके कारण गड्ढे पड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं? तलोच्छिन्न। तलोच्छिन्न दोष में धातु की प्लेटें ज़्यादा पिघलकर, धातु की प्लेटें क्या है? ज़्यादा पिघल जाती हैं, पिघल होकर पतली हो जाती हैं, जिसके कारण गड्ढे पड़ जाते हैं, और उस स्थान पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कम रह जाता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र उसका कम रह जाने के कारण जोड़ कमजोर हो जाता है। कह रहा है धातु के पिघलने के बाद अधिक देर तक गर्म किया जाता है, उसमें गैस समावेश तथा उसके कण बड़े होने की संभावना रहती है। इस प्रकार के CO2 वेल्डिंग दोष को किस नाम से जाना जाता है? किस? ओवरहीटिंग। किससे जाना जाता है? ओवरहीटिंग। आरआरबी अजमेर एएलपी 2005 में धातु को पिघलने के बाद अधिक देर तक गर्म किया जाता है और उसमें गैस समावेश तथा उसके कण बड़े हो जाने के कारण होने की संभावना रहती है। ये इस प्रकार CO2 वेल्डिंग गैस को ओवरहीटिंग दोष कहलाता है। कह रहा है वेदन की अधिकता दोष के कारण होती है। वेदन की अधिकता दोष के कारण होती है। वेल्डिंग ब्लो पाइप में नोजल का नाप अधिक होना, उचित प्रकार की ज्वाला प्रयोग नहीं करना, वेल्डिंग की गति कम होना। वेदन की अधिकता दोष यानी कि वेल्डिंग ब्लो में ब्लो पाइप की नोजल का नाप अधिक होना, उचित प्रकार की ज्वाला प्रयोग नहीं होना, वेल्डिंग की गति कम होना। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेदन की अधिकता दोष निम्न कारण होती है: वेल्डिंग ब्लो पाइप को नोजल का नाप अधिक होना, उचित प्रकार की ज्वाला प्रयोग नहीं होना, वेल्डिंग की गति को कम होना, अत्यधिक करंट का प्रयोग होना और अधिक व्यास के इलेक्ट्रोड को प्रयोग करना। चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग दोष को पहचान। ये क्या है? अंडरकट है। क्या बोलेंगे इसको? अंडरकट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जॉब के डिस्टॉर्शन दोष से बचाने के लिए क्या करना चाहिए?
डिस्टरशन दोष से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जिग वेब फिक्सचर का प्रयोग, लंबे जॉब को बीच बीच में जोड़कर वेल्डिंग करना, अनुभवी वेल्डर द्वारा डिस्टरशन अलाउंस देकर दोष दूर करवाना। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जॉब को डिस्टरशन दोष से बचाने में के निम्न उपाय हैं। जिग वे फिक्सचर का प्रयोग, लंबे जॉब को बीच बीच में छोड़कर वेल्डिंग करना, अनुभवी वेल्डर द्वारा डिस्टरशन अलाउंस देकर दोष दूर करवाना, प्रभावी संकुचन बल को घटाकर, संकुचन को बल को अन्य संकुचन बलों के साथ संतुलित करके। निम्न में से पेनिट्रेशन की कमी के कारण क्या होता है? कम व्यास के इलेक्ट्रोड कमी के कारण क्या होता है? निम्न में से पेनिट्रेशन कमी के कारण कम व्यास के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग प्रक्रिया में पेनिट्रेशन कमी के निम्न प्रकार है: कम व्यास के इलेक्ट्रोड, करंट कम होना, वेल्डिंग की गति अधिक होना और बैक अप वेल्ड प्लेट प्रयोग न करने के कारण। बैकअप वेल्ड प्रयोग न करने का। आरआरबी मुंबई भोपाल ALP 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न बेस धातु फिलर धातु सही प्रकार से नहीं गलती तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? यदि बेस धातु फिलर धातु सही प्रकार से नहीं गलती तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? यदि बेस धातु तथा फिलर धातु सही प्रकार से नहीं गलती तब मेटल कम पिघलना नामक दोष उत्पन्न होता है। मेटल कम पिघलना नामक दोष उत्पन्न होता है। यह दोष पूरे सेक्शन में यह कहीं कहीं पर होता है। इसके कारण वेल्ड की सामर्थ्य कम हो जाती है और बेस मेटल को फिलर मेटल के बीच पपड़ी स्लैग या ऑक्साइड आने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कह रहा है वेल्डिंग बीड मोटी पतली बनाने का कारण होता है। वेल्डिंग बीड मोटी पतली बनाने का क्या कारण होता है? वेल्डिंग बिलो पाइप की गति असमान होना, वेल्डिंग दंड का समान गति से न गलना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वेल्डिंग बीड मोटी पतली होने के निम्न कारण: वेल्डिंग बिलो पाइप की गति असमान होना, वेल्डिंग दंड का समान गति से न गलना, उचित धारा का प्रयोग न करना, अनुचित आर्क का प्रयोग करना, वेल्डिंग में अपूर्ण वेदन का कारण, वेल्डिंग की गति जरूरत से ज़्यादा होना, आवश्यकता से कम नाप की नोजल का प्रयोग करना, जोड़े जाने वाली धातु का एज प्रिपरेशन उचित ना होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या चित्र में प्रदर्शित दोष किस प्रकार का है? किस प्रकार का दोष है? ये ओवरलैप है। किस प्रकार का दोष है? ओवरलैप। ओवरलैप दोष है। उपरोक्त चित्र में ओवरलैप दोष दर्शाया गया है। फिलर धातु जब अधिक मात्रा में पिघलकर मूल धातु की सतह पर बिना धातु को गलाए फैलती है। कह रहा है फिलर धातु जब अधिक मात्रा में पिघलकर मूल धातु की सतह पर बिना धातु को गलाए पिघलती है तो उसे ओवरलैप दोष कहा जाता है। इनमें से कौन सा तलोच्छिन्न अंडरकट दोष उत्पन्न होने का कारण है? तलोच्छिन्न यानी कि अंडरकट। तो पूर्ण दंड से वेल्डिंग बिलो पाइप को की गलत स्थिति, पूर्ण दंड से वेल्डिंग बिलो पाइप की गलत स्थिति है। सही है। तेज ज्वाला अंडरकट तब होता है तेज ज्वाला रहेगी। धीमी वेल्डिंग गति, अगर वेल्डिंग गति बिल्कुल धीमी रहेगी तो भी अंडरकट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। धीमी वेल्डिंग, तेज ज्वाला, पूरक दंड से वेल्डिंग बिलो पाइप की गलत स्थिति, आर्क की लंबाई अधिक होना, विद्युत धारा का बहुत अधिक होना। चित्र में प्रदर्शित दोष ए को पहचानिए। क्या है? पेनिट्रेशन की कमी है। क्या है? पेनिट्रेशन की कमी, अपूर्ण वेदन जिसे बोलते हैं। उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित अपूर्ण वेदन है। जब वेल्ड धातु जोड़ की जड़ तक नहीं पहुंच पाती तो वह अपूर्ण पेनिट्रेशन कहलाती है।
CO2 गैस वेल्डिंग में दौरान फिलर जड़ का वेल्डिंग ब्लो पाइप की स्थिति सही नहीं होने के कारण प्राप्त होता है। क्या होता है? तलछिन यानी कि पेनिट्रेशन। अंडरकट, सॉरी अंडरकट है, शुद्ध हिंदी में दे रखा तलोच्छिन यानी कि अंडर कट। कह रहा है CO2 गैस वेल्डिंग के दौरान फिलर छड़ का वेल्डिंग बिलो पाइप की स्थिति सही न होने पर अंडर कट दोष उत्पन्न होता है। कह रहा है शॉर्ट वेल्ड बीड में जमा हुई छोटी वेल्ड बीड को कितने तापमान पर ठंडा किया जाता है? कितना? 40 डिग्री टेम्परेचर पर। कह रहा है वेल्ड पुल को दूषित होने के कारण फिलर रोड का अपर्याप्त सफाई। भाई वेल्ड पुल को दूषित होने के कारण होता है। फिलर रोड को अपर्याप्त यानी कि सही से सफाई नहीं है। इलेक्ट्रोड को दूषित होना यानी कि इलेक्ट्रोड दूषित हो रही है। और टॉर्च में अधिक आर्गन की सप्लाई होना, टॉर्च में जरूरत से ज़्यादा अधिक आर्गन की सप्लाई होती है, तो ये दोष होता है पुल को दूषित होने के कारण ही है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिलर रोड की अपर्याप्त सफाई, इलेक्ट्रोड को दूषित होना, टॉर्च में अत्यधिक आयरन की सप्लाई होना और सतह पर गंदगी जंग आदि रह जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गाइस आज के लिए यहीं तक, ये चैप्टर आज खत्म हो गया। कल से नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये हमारी एक एडवांस तैयारी चल रही है। कहने का मतलब है जब भी अभी एग्ज़ाम आएगा सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे फेल होते हैं, ट्रेड में फेल होते हैं गाइज। और एक ट्रेड की हमारी अभी से तैयारी चल रही है जिससे कि लोड भी नहीं पड़े और धीरे धीरे आधा घंटा पौन घंटे में हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। एक बार इसको 2x की स्पीड पर लगा के जो है आप रिवीजन मार लेना। बाकी मैं अब कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस, लगातार ऐसी चलेंगी क्लासें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। चलिए साथियों, जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।